Good morning, student. Today we will study chapter number 9. Chapter name is Life in a Desert and it's my lecture number 2. स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सहारा के बारे में डिस्कस किया था। सहारा के बारे में जितना भी डिटेलिंग था हमने सारा वो स्टडी किया था। आज हम दूसरे डेजर्ट के बारे में स्टडी करेंगे और वो है लद्दाख। लद्दाख नाम से ही अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में है ना। तो हमें अच्छा लगता है, कोई इंडिया की चीज़ अगर हमें पढ़नी हो तो अच्छा लगता है। तो अब हमने सहारा किया था, वो कैसा था? हॉट था। ये कैसा है? कोल्ड है, एकदम ठंडा रेगिस्तान है। ये कहाँ है? हिमालय में है। हिमालय में किस जगह है? जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न साइड पर है, ठीक है, ईस्टर्न साइड पर है। अब यहाँ पर दो माउंटेन रेंज मेनली मिलती है। नॉर्थ में कोराकोरम रेंज मिलती माउंटेन की, और जो साउथ है, हमारा साउथ पोर्शन है, उसमें जास्कर रेंज, माउंटेन रेंज इसमें रहती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती है। मेनली है इसमें से इंडस नदी यहाँ से जो बहती है, यहाँ की मेन नदी में से है। अब जब ये नदियाँ बहती है तो बहुत से डीप वैली एंड गोर्ज का ये फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ मौसम ठंडा है और बहुत सारी घनी घाटियाँ और गॉर्ज बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्लेशियर भी फाउंड होते हैं। ग्लेशियर जानते हैं ना आप, जो बर्फ़ की नदियाँ टाइप की रहती हैं, वो चीज़ मतलब पूरा एरिया बर्फ़ से ढका रहता है, वो ग्लेशियर हम सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर हमें ग्लेशियर भी फाउंड होते हैं, और मेनली इसका जो मेन ग्लेशियर है, गार्गी ग्लेशियर यहाँ का मेन है ना। तो इस तरह से यहाँ का स्ट्रक्चर है। अब हम देखें तो लद्दाख जो है ना, वो 300 मीटर ऊपर कारगिल के यहाँ पर है। इसकी हाइट 300 मीटर 3000 मीटर एंड 8000 मीटर है इसके कोराकोरम रेंज पर एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, लद्दाख की ऊंचाई अगर कारगिल से देखें तो 3000 मीटर है, और एल्टीट्यूड मतलब उसकी ऊंचाई कोराकोरम से देखें तो 8000 मीटर से भी अधिक इसकी ऊंचाई जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है ना। इसका एल्टीट्यूड हम देख रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ऊपर जाने पर मौसम कैसा मिलता है? एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है ऊंचाई के कारण, और ड्राई हो जाता है ना। और जो एयर है, इतनी ऊंचाई पे एयर की एक पतली परत रह जाती है। इसके कारण क्या होता है कि जो सनलाइट रहती है वो बहुत तेज महसूस होती है। जितनी ऊंचाई पे जाते हैं, एयर की एक पतली सी लेयर यहाँ रह जाती है, और उसके कारण जितनी भी सनलाइट हमें महसूस कर पाते हैं वो बहुत तेज़ होती है। मतलब ठंड में भी सनलाइट बहुत तेज़ हमें महसूस होती है। अगर समर में हम इसका टेम्परेचर देखें तो समर में इसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, और नाइट में इसका समर में टेम्परेचर जाता है -30 डिग्री बिलो, 30 डिग्री के नीचे। ये इसका समर का टेम्परेचर है। गर्मियों में इतना ज़्यादा ठंडा होता है, और सर्दी में तो एक्सट्रीमली कोल्ड पे चला जाता है। -40 के आसपास से नीचे ही इसका टेम्परेचर रहता है। अब आप सोच सकते हैं कितना ठंडा है ना। तो इसलिए कोल्ड डेजर्ट के नाम से याद रहेगा। अब इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ है। अब इसमें बताया गया है, ये हमारा ये लद्दाख रेंज पूरा दिखाई दे रहा है ना आपको, है ना। तो ये पूरा कहाँ है हमारा? ये लद्दाख रेंज पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना बड़ा हमारा एरिया जो है ये लद्दाख रेंज का है। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर के आसपास की पर ईयर, इतनी सी ही रेनफॉल रहती है। अब यहाँ की स्पेशलिटी क्या होगी कि अगर यहाँ पर मतलब बहुत तेज़ बर्फीली हवाएं चलती हैं, और बर्फीली तेज़ हवाएं चलती है, और सूरज को जला देने वाली मौसम रहता है। सूरज का मतलब इस तरह से हीट हम महसूस करते हैं। मतलब अगर आप इस तरह से बैठे हो कि आपके पैर तो क्या हो, छाया में हो, है ना, और
आप धूप में इस तरह से बैठे हो कि आपके पैर छाया में हो, आपको धूप भी लग रही है और छाया भी, मतलब आपकी हाफ बॉडी धूप में है और हाफ बॉडी क्या हो रही है कि छाया में है। तो आप एक साथ सन स्ट्रोक और ये फ्रोज बाइट, मतलब ठंड से भी जल जाता है और गर्मी से भी जल जाता है, तो आप वो दोनों चीज़ एक साथ यहाँ पर फील कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ का मौसम है कि डायरेक्ट सनलाइट होती है और इतनी तेज़ होती है कि हमारी बॉडी को सन स्ट्रोक कर देती, जला देती है, और वहीं ठंड भी इतनी है कि ठंड से भी हमारी बॉडी स्किन जो है जल जाती है। तो इस तरह का दोनों चीज़ें हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं फ्लोरा और फ्यूना की कि यहाँ की वनस्पति और यहाँ के एनिमल्स कैसे हैं। तो यहाँ पर हाई एरिडिटी मीन्स बहुत हाईली ड्राई होता है यहाँ पर, इसलिए वेजिटेशन बहुत कम होती है। जानवरों को चरने के लिए मेनली कहीं पर ग्रास या श्रब्स मिल जाती है जो कि जानवर चरा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घाटी में जो है विलो और पॉपुलर दो इसे बोल सकते हैं वैलीज देखी जाती हैं यहाँ पर। समर में जो फ्रूट हैं वो एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट बहुत उगते हैं, और इसके अलावा बर्ड्स भी यहाँ पर हमें फाउंड होती हैं। किस तरह की बर्ड्स मिलती हैं, वो रॉबिन है ना, रेड स्ट्रॉट्स, ये सारी बर्ड्स हमें यहाँ पर मिलती हैं। ये बर्ड्स का भी डिटेलिंग इसमें दिया हुआ है। माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर हमें कई बार देखने को मिलती हैं। अगर वाइल्ड गोट एनिमल्स की बात करें तो वाइल्ड शीप, यॉक, यहाँ के स्पेशल काइंड के डॉग भी यहाँ पर एनिमल्स में मिलते हैं, है ना। तो यहाँ के जो लोग हैं वो एनिमल्स को पालते हैं और यहाँ से उनसे जो मिलता है मिल्क, मीट, है ना, उससे मतलब इसके लिए ही मेनली जानवरों को पाला जाता है। खाल के लिए उनकी जो चमड़ी मिल जाती, लेदर बनाते हैं उससे, तो इन सब के लिए यहाँ जानवरों को पाला जाता है। याक जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है जो एनिमल, इसका मिल्क का यूज़ किया जाता है चीज़ और बटर बनाने के लिए, और हेयर, शिप और गोट के जो हेयर हैं उनका यूज़ किया जाता है वूलन, मतलब ऊनी वस्त्र बनाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है। तो जहाँ पर भी जो जानवर मिलते हैं, हाँ, उनको किस तरह से काम में लेना है वो वहाँ के लोग वही काम करते हैं कि जहाँ जो जानवर मिलेंगे उसी से अपना यूज़ करेंगे। ऑक्यूपेशन भी मेनली उनका वही रहता है कि जो जानवर मिलेंगे उनसे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वही वहाँ का ऑक्यूपेशन बन जाता है। अब यहाँ का थोड़ा सा स्टडी करते हैं, लोग कैसे हैं, किस तरह से रहते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें मुस्लिम और बुद्धिज़्म, आपने 6 में भी पढ़ा होगा, यहाँ पर ये दो कास्ट ज़्यादा मिलती है। बौद्ध के बहुत सारे मठ बने हुए हैं जिसमें गाम्पास मेन है, ठीक है। गाम्पास बौद्ध के परंपरागत मठ हैं जिसमें, और इसके अलावा भी बहुत सारे हैमिस है, थिक्से है, शे, लामायू, ये बौद्ध मठ के नाम हैं जो कि यहाँ पर बहुत फेमस मठ हैं। इसके अलावा अगर हम देखें समर सीज़न में, तो समर सीज़न के जो लोग हैं यहाँ पर तो कुछ कल्टीवेशन करते हैं, जैसे बार्ले, पोटैटोज़, पीस माने बटर, बीन्स, टर्निप्स, ये वेजिटेशन यहाँ पर ग्रो हो जाती है, ये सब्जियाँ वहाँ पर ग्रो करते हैं। और जो विंटर में हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हार्श हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर ग्रो होना फ्रूट, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने फेस्टिवल और सेरेमनी में बिजी हो जाते हैं। एग्रीकल्चर की जगह वो लोग अपने फेस्टिवल और सेरेमनी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि वो विंटर सीजन में क्या करेंगे, फेस्टिवल और सेरेमनीज वो करेंगे। महिलाएं यहाँ की बहुत हार्ड वर्किंग होती है ना, वो सिर्फ मतलब वर्क हाउस में वर्क नहीं करती, फील्ड में जाकर भी वर्क करती हैं, और मतलब इसके अलावा बिजनेस भी करती हैं, जैसे छोटी मोटी जो शॉप्स हैं उनको संभालना करना भी महिलाओं का काम होता है। लेह जो है लद्दाख की कैपिटल है, जो कि रोड और एयर दोनों तरह से जुड़ी हुई है पूरे ऑल ओवर द इंडिया। नेशनल हाईवे है A1 1A, लेह से कश्मीर को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपस में कनेक्टिविटी ऑल ओवर द इंडिया बनी हुई है। अब यहाँ का टूरिज्म जो है मेन एक्टिविटी में यहाँ के आती है कि यहाँ टूरिज्म जो लोग आते हैं उनसे जो पैसा मिलता है वही ऑक्यूपेशन होता है यहाँ के लोगों का, यही रोज़गार का एक साधन होता है यहाँ के लोगों का। अब टूरिज्म में क्या होते हैं, लोग क्या क्या विज़िट करने आते हैं, गोम्पास विज़िट करने आते हैं। गोम्पास मैंने बताया था बौद्ध मठ हैं,
है ना, वो विज़िट करने आते हैं। इसके अलावा जैसे ग्लेशियर्स हैं उनकी सैर करने आते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेरेमनी और फेस्टिवल्स होते रहते हैं, तो लोग उनको भी देखना बहुत पसंद करते हैं। तो टूरिस्ट में इन सब चीज़ों के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पर आते हैं कि टूरिस्ट में मेन यहाँ पर ये एक क्वेश्चन रहता है इस तरह का कि टूरिस्ट में क्या देखने आते हैं। तो यही है एक्टिविटीज़ जिसके लिए टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। धीरे धीरे अब यहाँ की लाइफ की हमने वहाँ सहारा पड़ा था कि वहाँ के लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी। यहाँ के लोगों की भी लाइफ धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन तो आ ही रहा है हर जगह, यहाँ पर भी आ रहा है डेफिनेटली। लेकिन फिर भी लद्दाख के लोगों ने जो हमारे नेचर है उसके साथ बैलेंस होके जीना सीखा है और बहुत बैलेंस रहते हैं वो नेचर के साथ। मीन्स जितने भी उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस हैं, है ना, तो इसके साथ उन्होंने जैसे वाटर और फ्यूल, मेनली दो रिसोर्सेस तो उनके पास बहुत कम है, तो उसका बहुत अच्छे से वो यूज़ करना इसका सीख गए हैं कि कैसे इनको सेव किया जाए, है ना। तो वो इतना अच्छे से यूज़ करते हैं कि कुछ भी चीज़ें वो वेस्ट नहीं करते हैं। मीन्स जितने भी वहाँ रिसोर्सेस हैं वो नेचर के साथ तो उसका बड़ा अच्छे से यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ को वो वेस्ट नहीं करते हैं। ये वहाँ के लोगों की स्पेशलिटी है। तो इसी के साथ ये हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जो कि आपकी ज्योग्राफी का लास्ट लेसन है। इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी का कोर्स भी 7th क्लास की ज्योग्राफी का कोर्स भी फिनिश हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, तो अब हम दूसरे सब्जेक्ट और पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।